हेलो गाइस, वेलकम टू मंसूरी क्लासेस। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक की एक सीरीज चालू करके रखी है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ साथ में एक ऑर्गेनिक का दूसरा टॉपिक एरोमेटिसिटी को भी हम साथ साथ में सॉल्व करते रहें, उसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करते रहें। दोस्तों अगर बात की जाए, हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। 6ठा लेक्चर आपको इस लेक्चर के बाद में मिलने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें एरोमेटिसिटी की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जो एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए या नेट की बात की जाए या फिर एमएससी वाले सिलेबस की बात की जाए, तो ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बीएससी वाले बच्चों के लिए भी बात करूं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर से ही एरोमेटिसिटी का काम चालू हो जाता है। इवन यू कैन से 11th क्लास से ही एरोमेटिसिटी का काम चालू हो जाता है। तो अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें एरोमेटिसिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस एरोमेटिसिटी को 4 लेक्चर में एनी हाउ फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो लेक्चर हमको बड़े क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि 4 लेक्चर में यहां से एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, वहां से हमारी पेरिसाइक्लिक कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर यहां से डेफिनेटली फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग कोई तीसरा चैप्टर उठा लेंगे हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारे सॉल्यूशन के लिए, डाउट्स के लिए हम नया चैप्टर भी ले लेंगे। तो हम मान के चलिए 4 लेक्चर में एरोमेटिसिटी को कंप्लीटली वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो। अब देखो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले लेक्चर देखने से पहले आपके पास में जहां आप पढ़ाई कर रहे हो नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास में पेन होना चाहिए, क्योंकि नोट्स अगर आप साथ साथ में बनाओगे तो मान के चलिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोग फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेके रख लोगे तो आप ये भी मानते हो कि बाद में नोट्स नहीं बनाए जाते, गैलरी पूरी स्क्रीनशॉट से भर जाएगी, बाद में नोट्स नहीं लिखे जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग यहीं से नोट्स बनाते रहे, सही है। तो आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डाल दीजिए हमारी हेडिंग एरोमेटिसिटी, बेहद इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की बात की जाए, नेट की बात की जाए या फिर एमएससी वाले सिलेबस की बात की जाए, तीनों के लिए कमाल इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता क्या बोलते बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग? एरोमेटिकता। जैसे कि देखो, एरोमेटिकता को शुरू करने से पहले, एरोमेटिक को शुरू करने से पहले, एरोमेटिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बेंजीन जो आपका होता है एक एरोमेटिक सिस्टम होता है। अब ये एरोमेटिक सिस्टम क्यों होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि यह हकल रूल को फॉलो करता है, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, फलाना डिखाना, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई करते हो और वो एरोमेटिक निकल जाता है। अब देखो बात करते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट कहानी बनेगी यहाँ से। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी के सिलेबस में जो आरपीएससी एग्जाम ने क्या सिलेबस मेंशन कर रखा है। दोस्तों मैं बात करूंगा कंपटीशन लेवल की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा, क्योंकि हमारी तैयारी ये है भाई। साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी बनते जा रहे हैं हमारी। हम बात करेंगे CSIR नेट की बात करेंगे। CSIR नेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे, तकरीबन 35 क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखो होता क्या है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या सिलेबस मेंशन है। तो एग्जाम में बेसिकली जो सवाल बनेगा ना यार, सवाल ये बनेगा कि आपको कोई कंपाउंड दे देगा, आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि बता दीजिए ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो आप लोगों को आराम से वो निकालना आना चाहिए, किस तरीके से आप एरोमेटिक निकालते हो, किस तरीके से एंटी एरोमेटिक निकालते हो और किस तरीके से नॉन एरोमेटिक आप लोग निकालते हो, सही है। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक नेचर का होता है कि एंटी एरोमेटिक होता है कि नॉन एरोमेटिक होता है कि होमो एरोमेटिक होता है कि क्वासी एरोमेटिक होता है। ये सर नया वर्ड कहां से सीख लिया हम लोगों ने, क्वासी एरोमेटिक, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को 3 लेक्चर अपलोड करेंगे, चौथा लेक्चर प्रैक्टिस वाला सोल्व करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखना भाई, मजा आने वाला है। मान के चलिए एरोमेटिसिटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम आ जाए, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम यहां से सोल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, सही है। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है कि एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करने के बाद में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंशिएशन बता दूंगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट बता दूंगा, डिफरेंस बता दूंगा कि इनमें क्या अंतर होता है। तो उन अंतर के आधार पर आप हर एक मॉलिक्यूल्स में डिसाइड कर सकते हो क्या बनने वाला है। अब देखो बेटा जी, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। हाँ ना बोलो बेटा जी, इट मीन्स जो आपने सिस्टम लिया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है, अगर वो साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक होगा। इट मीन्स असाइक्लिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एरोमेटिक तो नहीं होते। क्या होते हैं हम लोग बाद में पता करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सिस्टम का साइक्लिक होना ज़रूरी है। पहली बात हो गई। दूसरी बात की अगर हम लोग बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वही होगा जो क्या होगा, प्लेनर होगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर इन नेचर, मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, दूध पीने वाले बच्चे आप हो नहीं, काफ़ी बड़े बच्चे हो चुके हो, एमएससी में आ चुके हो, बीएससी में आ चुके हो। अब प्लेनर की बात करते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेनर कैसे नेचर होता है। नेचर कब प्लेनर होगा, तो नेचर प्लेनर कब होगा, जब सिस्टम के अंदर ऑल कार्बन, सभी कार्बन, ऑल कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, प्लेनर शेप बनती हुई नजर आती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती हुई नजर आती है। तो मेरे को एक बात बता दो, मेरे शेयर नहीं हो, मेरे को एक बात बता दो, प्लेनर कब होगा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो 3 बातें आपको पता चल गई। पहली बात, सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर होने के लिए क्या शर्त है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शर्त है। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, इट मींस वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो दोस्तों, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात 1 करोड़ की बनने वाली है। कमाल की बात है, जिंदगी भर आपको याद रखना है। अगर गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो जुनून आपको दिखाना पड़ेगा भाई। अगर मैं यहां पे जुनून दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, सही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते जा रहा है। जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होता है वो होता है कि सिस्टम मस्ट बी फॉलो। हाय बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम मस्ट बी फॉलो, सिस्टम मस्ट बी फॉलो, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर एरोमेटिक होगा तो मस्ट बी फॉलो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है, जरा आप इसको समझ लीजिएगा। ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। अगर डीलोकेलाइज्ड नहीं होंगे तो एरोमेटिक नहीं होगा। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तभी एरोमेटिसिटी अराइज होगी। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा है। तो ये आपका देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना यार, वो क्या होता है कि आपको हकल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करवाना है। अब ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी कहां से पता लगेगी? ये पता लगेगी मेरे शेर शेरनियों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से पता लगने वाली है मेरे शेर शेरनियों। यहां पे जो n होता है, n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 डैश 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 सो ऑन, यस और नोट। अरे मेरे दोस्तों अगर मैं n का मान 0 रखूंगा तो 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, तो n का मान 0 रखने पर कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। कितना आएगा बेटा जी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 1 रखूंगा तो 6 पाई आएगा, 2 रखूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी सिस्टम के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन हो रहा है, साथ साथ में ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब आप मान के चलिए हमारा जो सिस्टम होने वाला है वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, 100% वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। और मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां और बनता है, जरा आप मुझे बता दीजिए। देखो अकेला हूं मैं, नहीं चेक कर सकता हूं आपको कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूं जाके। हाँ आई थिंक आपको दिख रहा है। अब इधर देखो भाई, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए, 5वां पॉइंट आप लोग और समझ लीजिए। देखो 5वां पॉइंट क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो शो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड शो, एरोमेटिक कंपाउंड शो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। अगर आपको नहीं दिख रहा ना दोस्तों, तो मेरी आवाज आपके पास में आ रही है तो आप लोग लिख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड शो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। ये वाली प्रॉपर्टी भी बेहद इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों डायामैग्नेटिक रिंग करंट का पता हम लोगों को पता लगता है फ्रोस्ट सर्कल की मदद से। किससे पता लगेगा बेटा जी? फ्रोस्ट सर्कल की मदद से हम लोग डायामैग्नेटिक रिंग करंट को शो कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो आप लोग जानते ही है ना यार कि डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। आप लोग क्या बोलते हो, अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएं, एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ना रहे, तो यू कैन से इट बिहेव्स लाइक डायामैग्नेटिक। तो क्या कहोगे? ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो कितनी बात हो गई? 1 2 3 4 5 बात हो गई। छठी बात की तरफ में मूव करता हूं। जरा मेरे दोस्तों यहां पे आप लोग देख लीजिए, छठी बात से हमको क्या पता लगता है, जरा देखना भाई। जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली क्या देगा बेटा जी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और पॉइंट लिख सकते हो बेटा जी, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दोस्तों हाईली स्टेबल होते हैं। हाँ ना बोलो ना यार, क्या होते बेटा जी? हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, उससे कम कौन होता है और सबसे कम कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो इतनी बातें आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, इतनी बातें दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्या कहानी होती है, किस तरीके से ये फ्रोस्ट सर्कल होता है, किस तरीके से हम लोग निकालते, सब एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट माय बच्चा पार्टी। तो जरा एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं आपको रिपीट करने की पूरी कोशिश करता हूं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओह माय गॉड, चलो हाँ। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैं आपको फिर से बताता हूं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। देखो सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए बहुत सारी बातों का शर्त होना जरूरी है। जब आप लोग दुल्हा या दुल्हन बनोगे ना, तो दुल्हा और दुल्हन बनने के लिए
आपके पास में बहुत सारी शर्तें होनी चाहिए। आप जब दुल्हा या दुल्हन बनते हो तो आप मेकअप भी करते हो, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदते हो, जब आपकी शादी होती है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे लहंगे पहनते हो, अच्छी शेरवानी पहनते हो, तो वो सारी आपकी दुल्हे या दुल्हन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाने के लिए इन सभी बातों का पता होना चाहिए, इन सभी बातों को फील आना चाहिए। सही है। पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सिस्टम का साइक्लिक होना जरूरी है। सेकंड बात जो होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए प्लेनर सिस्टम होना जरूरी है। और मेरे दोस्तों, सिस्टम प्लेनर कब होगा? जब सिस्टम के अंदर सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कभी कभी sp होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सही है। और आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, सिस्टम जो होता है वो हकल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। अब हकल रूल क्या कहते हैं? वो ये बोलते हैं कि अगर किसी सिस्टम में ऊपर वाली कंडीशन के साथ साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड भी है, इट मींस इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, मतलब सिस्टम एरोमेटिक बनने वाला है। यहां पर n का मान होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर वाली कंडीशन के साथ साथ में डीलोकलाइजेशन है। इट मींस सिस्टम 100% एरोमेटिक बनने वाला है। करेक्ट। चलो और देखते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट की बात की। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं और ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं रेदर देन एडिशन रिएक्शन। ओके। और मैं अगर बात करता हूं, ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ, एक पॉइंट और आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट को शो करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लोग नोट्स में अच्छी तरीके से बना लीजिए और आपके पास में एक एक लाइन होनी चाहिए। कुछ लाइंस में बोल देता हूं बट लिख नहीं पाता, आप लोग वो भी लिख लिया करो अपने हिसाब से। सही है। चलो दोस्तों, मैं इसको रफ करने की कोशिश करता हूं। सही है। चलो बहुत बढ़िया। पूरी शिद्दत के साथ में आपको ये लेक्चर देखना है और मान के चलिए आने वाला कुछ समय आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स को फील करवाएगा कि एग्जैक्ट में एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है। हम लोगों ने बेंजीन ही एरोमेटिक देखा है और ऐसे क्या कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक की तरह बिहेव करते हैं, तो वो सारी बातें आपको इस लेक्चर से पता लग जाएगी। और मैं इस नोट्स की जो PDF है ना, लेक्चर नंबर 4 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। सही है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट। सही है। एक पॉइंट आया था तो उसको मैं समझा देता हूं बेटा जी। पहले तो प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट। ओके। जो नोट्स आपको PDF मिलेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। सही है। प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो डायामैग्नेटिक जो रिंग करंट होता है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो? इट कैन एक्सप्लेन बाय फ्रोस्ट सर्कल। इट कैन एक्सप्लेन बाय फ्रोस्ट सर्कल। ओके, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। सही है। अब जो फ्रोस्ट सर्कल है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बस 5 मिनट की बात है, आराम से आप लोग समझ जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट देखो, हम आराम से पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो दोस्तों, फ्रोस्ट सर्कल से हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हमारा सिस्टम होता है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करता है? तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूं। पहला जो एग्जांपल मैंने बना दिया वो बना दिया बेंजीन का। करेक्ट। नोट्स आपके पास में होंगे जो अभी मैंने साफ किए हैं। फिर दोस्तों मैंने बना दिया ये वाला एग्जांपल, और फिर दोस्तों मैंने बना दिया ये वाला एग्जांपल। ओके। और फिर दोस्तों मैंने बना दिया ये वाला एग्जांपल। ओके। चलो फिर दोस्तों मान के चलिए एक एग्जांपल मैंने और बना दिया ऐसे। हाँ ना बोलो बेटा जी। सही है। अब देखो,
अब सबसे पहले जो 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल जो मैंने बनाए हैं, इनको चेक करते हैं कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। सारे एरोमेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक हैं, या सारे एरोमेटिक नहीं है। सही है। जो आपने भी 4-5 पॉइंट्स लिखे उनको फॉलो करते हुए इस पे आप अप्लाई करो, फटाफट अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सबसे पहले सिस्टम देखो साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। सभी जो कार्बन एटम है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सही। उसके अलावा साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और देखो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर घूमते रहेंगे। सही है। अब देखो तो आप क्या बोल सकते हो, जो बेंजीन होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। बहुत बढ़िया, एरोमेटिक हो गया, बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग जरा देख के बता दीजिए। सिस्टम साइक्लिक हो गया, आप कहोगे ठीक है भाई साहब सिस्टम साइक्लिक हो गया। प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, ये भी कार्बन sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, आप कहोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इसका डीलोकलाइजेशन है। इस पॉजिटिव के साथ में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, तो कंटिन्यूअसली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। तो आप लोग क्या बोलोगे, यस सर इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा देख के बताओ, सिस्टम साइक्लिक है, आप कहोगे यस इट इज अ साइक्लिक सिस्टम। फिर मैं बोलूंगा सभी कार्बन पे क्या संकरण, तो आप लोग कहोगे सर sp2 संकरण। अच्छा, सिस्टम के पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब की बार नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। इट मीन्स ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से लगातार घूमते रह रहे हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। एक एक बात आपको समझनी है। इसकी बात करता हूं भाई, ये साइक्लिक सिस्टम होता है, साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर भी है, सभी कार्बन sp2 भी है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तब सिस्टम बनता है एंटी एरोमेटिक। थोड़ी देर में समझ जाएंगे हम लोग, एक बार आप लोग लिख लीजिए बस खाली, एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से हम लोग इसकी बात करेंगे तो सारी कहानी सेम टू सेम है इसकी जैसी, लेकिन यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो ये भी क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब हम लोगों को फ्रोस्ट सर्कल से देखना है कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से डायामैग्नेटिक रिंग करंट को शो करते हैं। तो जरा आप लोग देखो, फ्रोस्ट सर्कल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है बेटा जी, ये लो, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, सही है, और इस सर्कल को मैंने बीच में से काट दिया, काटा पीटी तो आप लोग कर सकते हो। नीचे वाले को कहा जाता है बॉन्डिंग लेवल, क्या कहा जाता है भाई, बॉन्डिंग पार्ट, क्या बोलते हो एक तरीके से बॉन्डिंग पार्ट कह सकते हो। ऊपर वाले को कह सकते हो कि ये एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये क्या कह सकते हो आप लोग, इट इज अ नॉन बॉन्डिंग पार्ट। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब चैलेंज अपने पास में क्या है, चैलेंज अपने पास में यह है कि अपने को इन सिस्टम को इनमें फिट करना आना चाहिए, इन सिस्टम को इनमें फिट करना आना चाहिए। अगर सिस्टम को आपने सर्कल में फिट कर लिया इट मींस आपने सॉल्यूशन कर लिया। देखो कैसे फिट करते हैं, एक एग्जांपल क्या 2 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने बना दिया भाई साहब गोला, बना दिया। अच्छा, बेंजीन को फिट करता हूं, उठाया बेंजीन को चिपका दिया, ये लो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरी बेंजीन इसके अंदर फिट होती है। यही तरीका है, दूसरा तरीका कुछ नहीं है भाई, अपना तरीका कोई नहीं लगाएगा भाई। एक लेवल ये रहा, 2 लेवल ये रहे, 2 लेवल ये रहे, एक लेवल आपका ये रहा। तो देखो ये बीच में से इसको यहां से काट दिया, इट मीन्स यहां पे कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। आगे बात समझ में। अब ये चेक करो कि इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, आप लोग कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो भरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर आ जाएंगे, 2 3 4 5 और 6। आप क्या बोलते हो, सबसे पहले बॉन्डिंग लेवल्स भरे जाते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाता है।
तो आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में आप लोगों को दोस्तों यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिखा। सो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये कैसा करंट शो करेगा, डायामैग्नेटिक। क्या शो करेगा बेटा जी, डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करेगा। हाँ ना बोलो बेटा जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल इसको ले लेता हूं भाई, उठाता हूं, यहीं पे बनाता हूं फ्रोस्ट सर्कल। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कंपटीशन में सवाल यहां से बन जाएगा ना दोस्तों, और बहुत आसान सवाल बनेगा, और मान के चलिए आपकी प्रैक्टिस यहां से बढ़िया होगी तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर लोगे। सही है। अब जरा मुझे चेक करके बताओ ना यार, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से आप लोग कहोगे सर यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। सही है। अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोग फिल करोगे तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर ही आ जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, तो ये भी क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करेगा। अच्छा, इसकी और बात कर लेते भाई, इसको क्यों छोड़ें, है ना, जब सारे हम लोगों ने पढ़ लिया तो इसको भी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको यहां पे बनाता हूं, देखो यहां पे। सही है। इसको मैं बनाता हूं यहां पर, जरा समझने की कोशिश करना। कुछ इस तरीके से इसको फिट करेंगे। अरे भाई जुगाड़ लगाना तो आप लोग जानते हो ना भाई, अपन सब लोग जुगाड़ लगाने में काफी ज्यादा माहिर हैं। अपन सब लोग जुगाड़ लगाने में काफी ज्यादा माहिर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे। ये भी क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करेगा। डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करेगा क्योंकि इसके पास में सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, हो गया। अब इनकी बात नहीं करेंगे दोस्तों, इनकी बात करेंगे जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों प्लीज यार, प्लीज ईमानदारी से बताओ, इतनी मेहनत जो आप लोगों के लिए की जा रही है, कहीं ये मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं है भाई? जो इतनी कोशिश मैं आप लोगों को समझाने की करता हूँ, आपको समझ तो आ रहा है ना भाई? ऐसा नहीं है कि हमने समझा दिया और आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो समझ में भी आना बहुत ज़रूरी है। जिस मकसद के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। अगर उस मकसद में हमको सक्सेस ना मिली तो भाई दिक्कत परेशानी वाली बात है। तो हम लोगों को जो मकसद हमारा है उस मकसद को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों वक्त तो आपको ही निकालना पड़ेगा। देखो वक्त बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान की लाइफ में जो होता है ना वो वक्त ही होता है भाई। सब कुछ चले जाएंगे, लौट के आ जाएंगे, लेकिन एक बार जो वक्त निकल गया ना भाई वो दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो मान के चलिए हर एक इंपॉर्टेंट, लाइफ का हर एक सेकंड अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी बहुत सारा टाइम खराब करता हूं, लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोगों के लिए एक लेक्चर तो अपलोड करने की कोशिश कर देता हूं मैं। सही है। चलो अब देखो ये आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, देखो रिपीट क्या करता हूं, जो आपके डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है वो फ्रोस्ट सर्कल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है। और फ्रोस्ट सर्कल में क्या मतलब, हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों को इस सर्कल के अंदर इन सिस्टम को भरना आना चाहिए, इन सिस्टम को डालना आना चाहिए। जब हमने इन सिस्टम को इस सर्कल में डाला तो हमको जब पता लगा कि इन सभी के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन से इट बिहेव्स लाइक डायामैग्नेटिक, और यू कैन से एरोमेटिक कंपाउंड शो डायामैग्नेटिक रिंग करंट बिकॉज इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। यस और नॉट? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर देखो दोस्तों बड़ा बनने वाला है। कितना ही बड़ा लेक्चर बने मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे दोस्त लोग कितना देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लेक्चर्स वो देख रहे हैं, कितना उनको समझ में आ रहा है। सही है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में बना लीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक पढ़ते रहो भाई, मजा आता है पढ़ाने के अंदर। छोटी सी बस प्रॉब्लम ये है कि साला यहाँ गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है। कोई ना यार, जब तक हम लोग तपेंगे नहीं ना भाई, जब तक अपने आप को
परेशानी में नहीं डालेंगे तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आने वाला ना भाई। थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है। अगर ज़िंदगी आसान ही होती तो मज़ा ही कुछ और होता है ना भाई। स्ट्रगल करना पड़ता है। इधर देखो बेटा जी, इसको अपन स्ट्रगल नहीं बोल सकते। गर्मी है भाई, जाहिर सी बात है, लगनी है भाई वो, और वो लगेगी और कुछ देर तक लगेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा, डोंट वेरी अबाउट इट। सही है। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। हाई डिग्री, अच्छा सवाल है भाई, यहां से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, वो क्वेश्चन पूछा गया है ना, और पूछ भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, सही है। अब देखो बेटा जी, जो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है इसका मतलब क्या है, जरा आप पहले ये समझिए, फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए 3 कंपाउंड्स आपको दे दिए, ये लो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन यहां लिखता हूं, क्वेश्चन यहां लिखता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग which one is most aromatic in nature, which one is most aromatic in nature। मतलब मैं 3 मॉलिक्यूल यहां पे लिखता हूं, जैसे एक बना दिया मैंने बेंजीन, और एक यहां दोस्तों मैंने बना दिया नेफ्थलीन, और मेरे प्यारे प्यारे साथियों एक मैंने बना दिया एंथ्रासीन। ओके चलो बहुत बढ़िया, ये लो 3 मैंने मॉलिक्यूल बना दिए। हम लोगों को ये चेक करना है कि जो एरोमेटिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी है, या सभी की बराबर है या सभी की बराबर नहीं है। अपने को यह पता है कि तीनों जो कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड है, करेक्ट, तीनों जो कंपाउंड है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब यह चेक करना है कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है, आपको चेक करके बताना है। जब तक आप क्वेश्चन उतारो, आराम से अपना अपना सॉल्यूशन करो। बेसिकली जो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो होती है इट इज एसोसिएटेड विद रेजोनेंस एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस एनर्जी, और इनफैक्ट यू कैन से रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। ओके लो, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी का मान ज्यादा होगा, एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी, एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। चलो चेक करते हैं दोस्तों। चलो तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, करेक्ट दोस्तों। जो बेंजीन होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। एक एक बात अपने को समझनी है। जो ओ माय गॉड, अगेन बेंजीन, नो बच्चा जी, इट इज अ नेफ्थलीन। ओके जो नेफ्थलीन होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल, और जो एंथ्रासीन होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 84 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो कई बच्चे यहां पर डाउट में आ जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और क्या टिक लगाते हैं कि सर इसके अंदर 84 है तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर इसके होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। लेकिन दोस्तों साथियों मैंने स्पेशल यहां पे क्या लिखा है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कितनी होगी, वो जितनी ज्यादा होगी एरोमेटिसिटी इतनी ही ज्यादा होगी। ये तो कंप्लीट सिस्टम की बात की जा रही है। अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करता हूं, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करता हूं तो इसके पास कितनी रिंग है, आप कहोगे दोस्तों इसके पास में 1 रिंग है। तो 36 में 1 का भाग दोगे तो इसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी, वही 36 किलो कैलोरी
पर मोल। हाँ ना बोलो बेटा जी। अगर आप लोग 61 में 2 रिंग आ गई, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहां पे 84 में 3 रिंग का अगर आप लोग भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो और 28 किलो कैलोरी पर मोल आने वाला है। 28 किलो कैलोरी पर मोल आने वाला है। दोस्तों जरा आप लोग देख के बता दीजिए इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किसकी ज्यादा आ रही है? तो आप लोग कहोगे सर बेंजीन की सबसे ज्यादा आ रही है। इट मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन इज मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड इन नेचर, बिकॉज जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग होती है वो सबसे ज्यादा आती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल आती है। सो दैट इट इज अ मोस्ट एरोमेटिक एज वेल एज मोस्ट स्टेबल इन नेचर। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? कमाल की बात है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSIR नेट RPSC पता होना चाहिए बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के अंदर ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है? तो आपको पता लग गया है दोस्तों, समझ में आ गया क्या आपको ये वाली बात? आप लोग लिख सकते हो, कहां पे लिखूं? यहां पे आप लोग लिख सकते हो कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज। देख लेता हूं कहां आपको दिख रहा है। एक तो साला अकेला होने का बहुत बड़ा नुकसान है। कहां दिख रहा है भाई? यहां थोड़ी जगह बची, इधर। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्या होगी बेटा जी? स्टेबिलिटी इंक्रीज। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एरोमेटिसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग इनको बना लीजिए, आराम से इनको सोल्व कर लीजिए। इतना ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा आगे हम लोग और चलते हैं, सही है? चलो ओके, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया हम लोगों ने। एक प्यारा सा क्वेश्चन से पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजीन होता है वो मोस्ट एरोमेटिक होता है एज कंपेयर टू नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की। पर रिंग जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, एरोमेटिसिटी का मान उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। यस और नोट? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है, कोई कंपाउंड आपको मिल जाता है। देखो कोई कंपाउंड आपको मिल जाता है और एग्जाम में पूछ लें कि जो ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। सही है? तो इसको 3 तरीके से मैं क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले मैं बांटूंगा इसको एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड में ओके, 3 प्रकार के कंपाउंड होते। एक तो एरोमेटिक होता है जो कि हमने पढ़ लिया है। एक दोस्तों एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों? एंटी एरोमेटिक होता है। होय होय होय। एक दोस्तों होता है नॉन एरोमेटिक। ओके, चलो सारी बात यहां से निचोड़ लेंगे और मान के चलिए एग्जाम का एक सवाल हमारा डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। सही बात है, लेकिन फिर भी शॉर्टली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड के ऊपर? हाँ जी दिख रहा है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सिस्टम का क्या होना जरूरी है? क्या बोलोगे? सिस्टम का साइक्लिक होना जरूरी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सेकंड बात, सिस्टम का क्या होना जरूरी है? आप लोग कहोगे सर प्लेनर होना जरूरी है। मैंने कहा और ज्यादा अच्छी बात, ऑल कार्बन एटम क्या होने चाहिए? आप कहोगे sp2 हाइब्रिडाइज। मैंने कहूंगा और ज्यादा अच्छी बात। चलो नेक्स्ट, फॉलो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। मैंने कहा और ज्यादा अच्छी बात है।
एरोमेटिसिटी। ये सारी बात अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ी है, और वो क्या होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड। सही है, इट मीन्स यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए, 10 पाई होना चाहिए, 14 पाई होना चाहिए, एक्सेट्रा। n की वैल्यू क्या होती है हियर, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ये पॉइंट होता है कि ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। चलो सही है, चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया भाई, साफ हो जाना मेरे दोस्तों। डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं, तो इस सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, जो हमने कुछ देर पहले करी है। अब मैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करता हूं दोस्तों। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सिस्टम का क्या होना जरूरी है, आप कहोगे साइक्लिक होना जरूरी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, सिस्टम का प्लेनर होना भी बहुत जरूरी है। इट मींस जो आपके ऑल कार्बन एटम है वो कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फॉलो करता है, समझने की कोशिश करना, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। इट मींस यहां पे जो n का मान होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। n का मान अगर आप 1 रखोगे तो 4 पाई आएगा, 2 रखने पर 8 पाई आएगा, 3 रखने पर 12 पाई आएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या शो करते हैं, शो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, शो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। हाँ ना बोलो बेटा जी। चलो, तो ये बात किसकी हो गई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो गई। सही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो गई, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की सारी बात हो गई। अब हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड, ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड, ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल 1,3 ब्यूटाडाइइन हो गया, 1,3,5 हेक्साट्राइइन हो गया। कोई भी आपके एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर आपका सिस्टम साइक्लिक है, अगर आपका सिस्टम साइक्लिक है बट उस सिस्टम के अंदर ओड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है, ओड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब जैसे कि मान के चलिए ये सिस्टम मैंने बना दिया और यहाँ पे एक रेडिकल लगा दिया, इसी तरीके से मैंने ये सिस्टम बना दिया और यहाँ पे एक रेडिकल लगा दिया। इसी तरीके से कोई भी सिस्टम मान लीजिए मैंने ये सिस्टम बना दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, रेडिकल लगा दिया, इसको छोड़ दो। सही है, अब देखो इसके पास में 3 पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइजेशन तो है, डोंट वरी अबाउट इट, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पे 2 और 2 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। इट मीन्स ये सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये सारे बिहेव करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। आगे बात समझ में, रेडिकल से यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, इतनी बात आपको समझ में आती है। असाइक्लिक कंपाउंड हो गए, साइक्लिक होंगे तो इट मींस वहां पर ओड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, तो सारे के सारे क्या होते हैं आप लोगों के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं कि ऑल नॉन प्लेनर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल नॉन प्लेनर सिस्टम बिहेव्स लाइक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जितने भी नॉन प्लेनर सिस्टम होते हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। अब ये नॉन प्लेनर कब कब बनते हैं, सबसे पहली बात होती है नॉन प्लेनर बनने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को इंट्रोड्यूस में करवा दूंगा तो क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। और क्या होना चाहिए बेटा जी, एक बल्क स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर से भी क्या होती है,
प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी खासियत, ये सारी बातें किसकी होती है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये कमाल की बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। हाँ ना बोलो बेटा जी, जल्दी से बता दीजिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बस अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। दोस्तों ये सारी बातें बेहद बेहद और बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये जो 3 जो पार्ट मैंने यहाँ बनाए ना दोस्तों, एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और दोस्तों एक ये वाला पार्ट। ये तीनों पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी CSIR नेट वाली एग्जाम कंडक्ट होगी और ये RPSC वाली एग्जाम होगी, RPSC फर्स्ट ग्रेड, ओके, स्कूल लेक्चरर, तो वहां पर यहां से एक सवाल बन सकता है, बिल्कुल चांस है बनने का। तो आप लोग बता दीजिए ये आज की हमारी मेहनत फायदेमंद रही या नुकसानदायक रही। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं कि आप लोगों को हर एक चीज आराम से, सुकून से, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अगर फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं आप लोग बिंदास कमेंट करिएगा। बट आज का जो काम दिया गया है, ये लेक्चर आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। कल के लेक्चर, एरोमेटिसिटी का लेक्चर जब भी आएगा हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2-3 लेक्चर और आएंगे, एरोमेटिसिटी कंप्लीटली बाइंड अप हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेक्चर को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं हम लोग। सही है, लेक्चर को फिनिश की ओर लेके जाते हैं। हाँ तो मेरे शेरनियों, आप लोगों ने ये लेक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके साथ साथ में भी मुझे बहुत मजा आया है इस लेक्चर को पढ़ाने में। अगर कुछ डाउट्स आ जाए, कुछ परेशानी आपको परेशान करे कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, देखो समझने वाला तो अब नेक्स्ट लेक्चर है, इतना तो समझना ही है। और आगे वाले लेक्चर में आपको अप्लाई करना है कि इन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको अप्लाई करके सिस्टम को पहचानना है कि एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। सही है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार हमेशा और हमेशा ऐसे बनाए रखें और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इस हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। और प्लीज़ लाइक तो बनता ही है ना यार। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।